हेलो एवरीवन, मैं HR धनेटिया, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SNKP गवर्नमेंट कॉलेज नीमका थाना। आज मैं आपको मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में बताने जा रहा हूं। देखिए, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उसमें दो एंटिटीज होती हैं। एक केंद्रीय धातु परमाणु होता है और दूसरा क्या होता है, उसके पेरीफेरी में सराउंडिंग में एक निश्चित ज्यामिति में व्यवस्थित लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए यहां पे लिगेंड्स जो है कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, वो हम सेकंड ईयर में डिस्कस कर चुके हैं। उसी प्रकार से कौन से ट्रांजिशन मेटल हैं या कौन से मेटल हैं जो कि कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन करेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे, ये भी हम सेकंड ईयर में विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो ये जो बीच का पार्ट है, ये वाला पार्ट, यानी मेटल और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग किस टाइप का है, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स में सपोज करिए ये कोई धातु का एक अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स है जिसमें चार लिगेंड एक प्लेन में और दो लिगेंड प्लेन से ऊपर और नीचे। देखिए इस प्रकार से, और ये सारे बॉन्ड क्या होंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड होंगे, राइट। ये कैसी ज्यामिति है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति, जिसको हम अष्टफलकीय भी बोलते हैं। राइट, तो देखिए इसमें ये जो केंद्रीय धातु परमाणु है चारों ओर से एक निश्चित ज्यामिति में लिगेंड के द्वारा घिरा हुआ है, और जो प्रत्येक लिगेंड है वो अपना एक लोन पेयर को वैकेंट ऑर्बिटल्स में डोनेट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में देखिए मेटल के पास में, मेटल की जो मूलभूत जो प्रवृत्ति है, फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ नेचर है, वो क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग है। फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग, सॉरी इलेक्ट्रॉन डोनर। फंडामेंटल टेंडेंसी ऑफ एनी मेटल क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर की होती है। लेकिन यहाँ पे देखिए जब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो मेटल क्या कर रहा है, लिगेंड के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ, इसके पास में क्या होगा, नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाएगा, बहुत सारा नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो गया। तो जब मेटल पे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट होगा तो उसको क्या करेगा, डीस्टेबलाइज करेगा। ठीक है, तो ये इंटरेस्टिंग बात है कि मेटल की मूल प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होने के बावजूद भी लिगेंड्स के द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये किस वजह से एक्सेप्ट कर पाता है, ये बात हम जब मेटल और लिगेंड का जो बॉन्डिंग पैटर्न है उसको पढ़ेंगे तब क्लियर हो पाएगा। देखिए आगे हम मूव करते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या ट्रांजिशन मेटल जो कॉम्प्लेक्सेज हैं उसमें धातु और लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग को शो करने के लिए या बॉन्डिंग किस टाइप का है इसको बताने के लिए विभिन्न प्रकार के जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स दिए गए, तो वन बाय वन करके हम इसको डिस्कस करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या दिया गया, वर्नर थ्योरी, वर्नर्स थ्योरी। फिर उसके बाद में VBT, फिर उसके बाद में CFT, फिर उसके बाद में ये विभिन्न प्रकार के सिद्धांत हैं जो धातु और लिगेंड के बीच में किस प्रकार का बॉन्डिंग है इस बात को समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले
हम शुरुआत करते हैं 1893 वर्नर सिद्धांत से, फिर उसके बाद में वीबीटी, सीएफटी और एमओटी। देखिए जो वर्नर थ्योरी है हम सेकेंड ईयर में विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं या पढ़ चुके हैं। वीबीटी भी हम सेकेंड ईयर में विस्तार से डिस्कस कर चुके हैं, राइट। सीएफटी हम डिस्कस करेंगे, एमओटी हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपका जो बीएससी पार्ट थर्ड का इनऑर्गेनिक का सिलेबस है वो यहाँ से शुरू है, लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी। लिमिटेशंस ऑफ वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, राइट। देखिए जो वर्नर थ्योरी है, एक बार मैं इसको ब्रीफ समराइज कर देता हूं। वर्नर थ्योरी क्या है? वर्नर थ्योरी केवल वैलेंसी पर आधारित है। ये जो धात्विक परमाणु या आयन है उसकी दो प्रकार की संयोजकताओं की बात करता है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत इस बात पे जोर देता है कि धातु और जो लिगेंड के बीच में बॉन्डिंग है वो कक्षकों के अतिव्यापन के परिणाम स्वरूप है, ओवरलैपिंग के परिणाम स्वरूप है। इसमें जो धात्विक कक्षक है और लिगेंड के कक्षक है आपस में कोलैटरल या फिर एक्सियल ओवरलैपिंग करके बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिए ये जो वीबीटी है वो हाइब्रिडाइजेशन की कॉन्सेप्ट पे बेस है, रेजोनेंस की कॉन्सेप्ट पे बेस है और कक्षकों के अतिव्यापन की संकल्पना पर आधारित है। वीबीटी किन चीजों पर आधारित है? कक्षकों के अतिव्यापन पे, हाइब्रिडाइजेशन पे और रेजोनेंस, राइट। हालांकि संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से संक्रमण धातु संकुलों के बहुत से गुणों को समझाने में काफी हद तक सफलता प्राप्त हुई, लेकिन फिर भी इसकी कुछ कमियां रही। उन कमियों को हम यहाँ पे 1 बाय 1 करके डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए संयोजकता बंध सिद्धांत की क्या क्या कमियां हैं। नंबर 1, संयोजकता बंध सिद्धांत इस बात को स्पष्ट नहीं करता है कि कोई केंद्रीय धातु परमाणु किस स्थिति में जो है 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स बनाएगा या किन परिस्थितियों में 4 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। यानी पहला पॉइंट क्या हो गया इसकी सीमा, यानी जैसे कोई भी कॉम्प्लेक्स है वो Ml6 कब बनेगा और Ml4 कब बनेगा। ये बात क्लियर हुई? कोई भी धातु परमाणु 6 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा या फिर 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, इस बात का उल्लेख वीबीटी की सहायता से नहीं किया जा सकता है। दूसरा, अगर एनी हाउ हमें यह पता लग जाए कि मेटल है वो 4 कोऑर्डिनेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहा है। कितने कोऑर्डिनेटेड? 4 कोऑर्डिनेटेड। उस स्थिति में दो संभावनाएं हैं, या तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बने या फिर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बने। स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल, यानी इसमें sp3 संकरण और इसमें dsp2 संकरण, राइट। तो जब 4 कोऑर्डिनेटेड कोई कॉम्प्लेक्स है तो उसमें वीबीटी इस बात को स्पष्ट नहीं करता है किन परिस्थितियों में वो धात्विक आयन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्म करेगा और किन परिस्थितियों में स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ये बात क्लियर हुई? तीसरा पॉइंट देखिए, इसमें जो संक्रमण धातु संकुल हैं उनका जो मैग्नेटिक मोमेंट है, चुंबकीय आघूर्ण है, उसका मान वीबीटी की सहायता से एप्रोक्सीमेट जो मान है वो हम प्राप्त कर सकते हैं, एग्जैक्ट मान नहीं प्राप्त कर सकते। एप्रोक्सीमेट मान हम प्राप्त कर सकते हैं, एग्जैक्ट मान हम नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कई बार तो क्या होता है, संयोजकता बंध सिद्धांत का इस्तेमाल करते हुए किसी संक्रमण धातु संकुल
उनका जो चुंबकीय आघूर्ण का मान है वो वास्तविक मान से बहुत ज्यादा अंतर वाला हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका सीमा हो गई। नेक्स्ट सीमा देखिए, इसमें अगर हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की ही बात करें तो इसमें देखिए निकिल का जो कॉम्प्लेक्स है, निकिल सेकेंड कॉम्प्लेक्स यानी D8 कॉन्फ़िगरेशन में, तो इसमें देखिए D8 कॉन्फ़िगरेशन किस प्रकार से बनेगा। ये d ऑर्बिटल है, 3d मान लीजिए। तो अब इसमें देखिए जो एक्सरे डिफ्रैक्शन है, एक्सरे डिफ्रैक्शन, उससे हमें इसकी ज्यामिति तो है स्क्वायर प्लेनर प्राप्त होती है, और जो बीबीटी है उससे इसकी ज्यामिति क्या प्राप्त होती है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल sp संकरण, राइट, और इसमें संकरण क्या हो जाएगा, ds। तो अब इसमें देखिए दोनों स्थितियों में जब हम बीबीटी का इस्तेमाल करते हैं, इसकी ज्यामिति फाइंड आउट करते हैं, तो क्या प्राप्त हो रही है, टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का मतलब क्या है, इसमें ये 4s है और ये 4p, राइट, तो यानी sp3 संकरण हो रहा है। तो जब sp3 संकरण हो रहा है तो 3d में दो एटॉमिक इलेक्ट्रॉन है, ये किस प्रकार से बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक स्पीशीज के रूप में बिहेव करेगा। लेकिन एक्सरे डिफ्रैक्शन क्या कहता है, इसका ज्यामिति कैसा है, dsp2 संकरण, dsp2 है, ज्यामिति स्क्वायर प्लेनर होगी। स्क्वायर प्लेनर कब होगी, जब अंदर का d ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन पेयरिंग हो, यानी ये स्थिति आई। यानी ये दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इसमें पेयर्ड हो गई, ये 3d खाली बच गया, 4s और 4p। तो यहां पे देखिए dsp2 संकरण हो गया। अब इस स्थिति में देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये किसके रूप में बिहेव करेगा, डायमैग्नेटिक स्पीशीज के रूप में बिहेव करेगा। तो निकेल सेकेंड के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं उनका जो बीबीटी के अनुसार एक्सप्लेनेशन कुछ अलग है, एक्सरे जो डिफ्रैक्शन मेथड है उससे कुछ अलग प्राप्त होता है। तो ये भी इस बीबीटी की सीमाएं हो गई। नेक्स्ट देखिए, अगली सीमा देखिए, जो स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज होती हैं, या फिर ये जो अभी मैग्नेटिक हमने प्रॉपर्टी देखी, तो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में देखिए कोई भी जो पदार्थ है, कोई स्पीसीज है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरी करता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है उसका मैग्नेटिज्म भी परिवर्तित होता जाता है। तो टेम्परेचर वर्सेस जो मैग्नेटिक मूवमेंट है, तापक्रम के साथ में, तापक्रम परिवर्तन के साथ में संक्रमण धातु संकुलों का जो चुंबकीय आघूर्ण है वो किस प्रकार से परिवर्तित होता है, इस बात को भी हम संयोजकता बंध सिद्धांत की सहायता से नहीं समझा सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट है ये, स्पेक्ट्रम गुणधर्म। स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। आप जानते होंगे कि जो संक्रमण धातु संकुल हैं वो रंगीन होते हैं, कलरफुल होते हैं, जैसे CuNS3 का होल 4 ये ब्लू कलर का होता है, ठीक है, डीप ब्लू कलर का। तो इसके कलर जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस हैं उनमें कलर का रीजन क्या है, इसको हम स्पेक्ट्रमी गुणधर्मों की सहायता से हम समझा सकते हैं, राइट। किसी भी जो पदार्थ का जो स्पेक्ट्रम है या किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्ट्रक्चर है उससे हमें दो प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। स्पेक्ट्रम से हमें किस प्रकार की इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है, टू टाइप की इंफॉर्मेशन। नंबर एक तो क्या है, उस पदार्थ की स्ट्रक्चर क्या है,
उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। दूसरा उसमें बॉन्डिंग पैटर्न क्या है, बॉन्डिंग किस टाइप का है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है। अगर हमने किसी पदार्थ की स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग के बारे में जान लिया तो हम उस पदार्थ के बिहेवियर के बारे में जान सकते हैं, वो पदार्थ किस प्रकार का होगा। जब उसका बिहेवियर जान लिए तो उसके प्रॉपर्टीज, गुणधर्म हम उसके बता सकते हैं, और जब गुणधर्म बता लिए तो उसकी हम उपयोगिता निर्धारित कर सकते हैं। तो देखिए स्पेक्ट्रम कितना इंपॉर्टेंट है। स्पेक्ट्रम कब प्राप्त होता है, देखिए किसी भी परमाणु या अणु में क्या होते हैं, आणविक और परमाणविक ऊर्जा स्तर होते हैं। कुछ परमाणविक और आणविक ऊर्जा स्तर लो एनर्जी के होते हैं, कुछ उच्च ऊर्जा स्तर के होते हैं। तो जब हम इसमें फोटोन डालते हैं तो जो लो एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स है इस फोटोन से एनर्जी गेन करके और हाई एनर्जी के ऑर्बिटल्स में ये जंप करते हैं, राइट, और वापस ये क्या है, हाई एनर्जी से लो एनर्जी के ऑर्बिटल्स में लौट आते हैं। तो इस प्रोसेस में क्या होता है, इसने एनर्जी एब्जॉर्ब की और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज हुई। तो एब्जॉर्ब एनर्जी और रिलीज एनर्जी का आकलन करके, एनालिसिस करके हम ये पता लगा सकते हैं इस पदार्थ में उस फोटोन का एनर्जी का कितना, किस एनर्जी या किस फ्रीक्वेंसी का फोटोन उसने एब्जॉर्ब किया, उससे उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन अगर हम वीबीटी की बात करें तो वीबीटी सिर्फ और सिर्फ मेटल धातु के केवल उन कक्षकों की बात करता है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। देखिए फिर से देखिए, संयोजकता बंध सिद्धांत धात्विक परमाणु या आयन के केवल और केवल उन कक्षकों की बात करता है जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उच्च ऊर्जा के कुछ रिक्त कक्षक भी होते हैं, उसके बारे में वीबीटी कोई ज्यादा जानकारी प्रदान नहीं करता है, राइट। तो ऐसी स्थिति में स्पेक्ट्रम प्राप्त करना हमें मुश्किल है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसमें जैसे कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स है और एक है कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्स। ये जो कोबाल्ट सेकंड कॉम्प्लेक्स है वो रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में इस्तेमाल होते हैं, इसके रूप में इस्तेमाल होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में। और ये जो है स्टेबल है और ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब क्या है, कोबाल्ट जो सेकंड कॉम्प्लेक्स है तुरंत किसमें परिवर्तित हो जाएंगे, कोबाल्ट थर्ड। जब कोबाल्ट थर्ड में परिवर्तित होंगे तो इसने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है। कोई भी स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन रिलीज करती है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज करने वाली स्पीशीज रिड्यूसिंग स्पीशीज कहलाती है। तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग। ओके, ठीक इसी प्रकार से देखिए कॉपर सेकंड है वो कॉपर थर्ड में परिवर्तित नहीं होता है, यानी ये क्या है, स्टेबल है, ठीक है। तो इसको हम वीबीटी की सहायता से नहीं समझा सकते हैं, राइट। दोनों स्थितियों में देखिए, जब हम इसमें बॉन्डिंग करेंगे D2H3 संकरण करेंगे तो जो इनर ऑर्बिटल्स हैं उसमें से इलेक्ट्रॉन एक एक्साइट करके हम आउटर ऑर्बिटल में भेजते हैं। जो आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंडेड होता है, उस इलेक्ट्रॉन्स को बहुत कम एनर्जी देकर के हम वहां से नाभिकीय आकर्षण से मुक्त कर सकते हैं और कोबाल्ट थर्ड में परिवर्तित कर सकते हैं। लेकिन कॉपर के केस में इस प्रकार से संभव नहीं है। फिर अगला देखिए, डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री। डिस्टॉर्शन इन ज्योमेट्री, देखिए इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स है, देखिए मेटल है और लिगेंड्स है उसके साथ में जुड़े हुए हैं। तो देखिए सभी जो मेटल लिगेंड बॉन्ड डिस्टेंस है वो इक्वल होनी चाहिए। ऑल मेटल लिगेंड बॉन्ड शुड बी इक्वल इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ML6। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि सभी जो मेटल और लिगेंड की जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो सेम नहीं होती है।
उसकी ज्यामिति में कुछ डिस्टोर्शन आ जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए, कॉपर का हम कॉम्प्लेक्स लेते हैं हेक्सा एक्वा कॉपर सेकंड कॉम्प्लेक्स। तो जब हम इसकी ज्यामिति डिस्कस करते हैं तो देखिए, चार जो एक्वा लिगेंड है, एक प्लेन में है, स्क्वायर प्लेन है, और एक जो है प्लेन से ऊपर है और एक प्लेन से नीचे। राइट, ये देखिए। अब इसमें इस स्ट्रक्चर में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये ऑक्टाहेड्रल नहीं है। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होगी जिसमें सभी ये जो एक्सियल है, इसको हम ये जो H2O की जो पोजीशन है उसको हम एक्सियल पोजीशन कहेंगे, और ये सारे के हैं चारों इक्वेटोरियल। तो मेटल लिगेंड जो एक्सियल पोजीशन पे लिगेंड स्थित है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, और जो लिगेंड इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्थित है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस बराबर होनी चाहिए। ठीक है, उसको हम एस्पेक्ट कहेंगे। लेकिन इसमें आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जो कॉपर है और एक्सियल पोजीशन में जो एक्वा लिगेंड है उनके बीच की डिस्टेंस ज्यादा नजर आ रही है, और कॉपर और इक्वेटोरियल पोजीशन पे H2O एक्वा लिगेंड है उसकी डिस्टेंस कम नजर आ रही है। इट मींस मेटल लिगेंड की जो डिस्टेंस है मेटल लिगेंड एक्सियल पोजीशन पे वो ज्यादा है बजाय कि मेटल लिगेंड डिस्टेंस इक्वेटोरियल पोजीशन। राइट, तो ये जो इसकी ज्योमेट्री में डिस्टॉर्शन किसकी वजह से आया, किस वजह से आया, इसको हम वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत की सहायता से नहीं समझा सकते। इसको हम बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोलेंगे इसको? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल ज्यामिति, या फिर इसका दूसरा नाम है टेट्रागोनल। क्या है? टेट्रागोनल। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल या टेट्रागोनल ज्योमेट्री। राइट, इस बात को हम वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत की सहायता से नहीं समझा सकते हैं। अगली लिमिटेशन देखिए, अगली लिमिटेशन देखिए, मेटल आयन समान है, नंबर ऑफ लिगेंड भी समान है। देखिए, केंद्रीय धातु परमाणु समान है, मेटल समान है, मेटल आयन समान है। दूसरा, इस मेटल आयन का ऑक्सीडेशन स्टेट समान है दोनों स्थितियों में। ये कॉम्प्लेक्स ए है, कॉम्प्लेक्स बी है। राइट, तो यहां पे देखिए नंबर ऑफ लिगेंड सेम है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल वो भी सेम है। ठीक है, देखिए सेम सेम और ये भी सेम। ये मेटल और कोऑर्डिनेशन नंबर और मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट सेम होने के बावजूद भी इनकी ज्यामिति देखिए, ये जो है किस प्रकार का है? D2sp3 D2sp3 संकरण होगा इसमें, और इसमें sp3 D2 होगा, और इसमें D2sp3 होगा। यानी इसमें इनर जो आंतरिक d ऑर्बिटल है वो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और इसमें आउटर ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो देखिए इसमें आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गन 4s2 3d6, लेकिन इसमें क्या है? आयरन 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s0 3d5। तो देखिए इसका बॉक्स डायग्राम बनाएंगे हम। ये है
4p 4s and 3d 1 2 3 4 and 5 राइट। और यहां पे है 4d राइट। तो इसमें संकलन कौन सा हो रहा है? sp3d2 sp3d2 संकलन राइट। तो इस ऐसी स्थिति में देखिए इसका जो आंतरिक डी ऑर्बिटल है उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसे बिहेव करेगा? पैरामैग्नेटिक, इसके रूप में बिहेव करेगा पैरामैग्नेटिक। और इसका पैरामैग्नेटिज्म 5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होगा n+2 और मैग्नेटॉन इक्वल टू म्यू s, उससे कैलकुलेट कर लेंगे। ऐसे ही जब हम इसका चुंबकीय आघूर्ण कैलकुलेट करते हैं तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक आयनिक इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है हमें, उसके अकॉर्डिंग इसका मैग्नेटिज्म प्राप्त होता है। ठीक है। और अगर हम इसको 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में ले यानी Fe2+ का कोई कॉम्प्लेक्स ले तो इसमें देखिए ये 4- हो जाएगा। उस स्थिति में यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 राइट। तो अब देखिए 6 हो गए तो इसके केस में तो क्या है, ये पैरामैग्नेटिक होगा, लेकिन इसके केस में क्या हो जाएगा? डाईमैग्नेटिक हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार का जो अंतर क्यों है, इस बात को हम वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत की सहायता से नहीं समझा सकते हैं। क्योंकि ये अंतर क्यों आया? अंतर इसलिए आया है क्योंकि इसने जो लिगेंड है उसको इलेक्ट्रॉन डोनर के रूप में ही माना है, उसकी प्रकृति को ध्यान में नहीं रखा है। दोनों जो कॉम्प्लेक्स हमने यहाँ पे देखे हैं, दोनों लिगेंडों की प्रकृति डिफरेंट है। ये जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और ये वीक फील्ड लिगेंड है H2O6। ये वीक फील्ड लिगेंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। अगली लिमिटेशन देखिए इसमें, ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो धात्विक कक्षकों पर बहुत अधिक जोर देता है, धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे वगैरह वगैरह पे। लिगेंड के कक्षकों पर इतना एम्फेसाइज नहीं करता है। यानी ये सिर्फ धातु परमाणु या ऑक्सीडेशन स्टेट, धातु परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, धातु परमाणु के जो कक्षक अतिव्यापन में भाग लेने वाले हैं, उन सब पर ये एम्फेसाइज करता है। लेकिन लिगेंड को सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज मानता है, जो कि इसकी कमी है, क्योंकि लिगेंड केवल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीसीज ही नहीं है, वो उसकी स्ट्रक्चर, ज्यामिति, उसका मैग्नेटिज्म, इन सबको प्रभावित करता है। राइट। तो ये थी वैलेंस बॉन्ड सिद्धांत की कुछ सीमाएं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इन सीमाओं को ही ध्यान में रखते हुए, इन सीमाओं को सॉर्ट आउट करते हुए हम अगले सिद्धांत पे हम बात करते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। ओके।